चलिए भाई। हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सभी को। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग राम राम भाई। जस्ट अ सेक। राम राम भाई सभी को। राम राम सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। देखिए, आज के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको पहले बेसिकली, जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग भाई। ठीक है आनंद। अ, ये एक कॉन्सेप्ट है नंबर का। हालांकि बेसिक्स फंडामेंटल्स में हमने इसको रेफर किया होगा, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। मतलब क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेना। जैसे हमने यहां पर एक नाउन लिखा कार, ठीक है, और एक हमने नाउन लिखा मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये दोनों नाउन है। नमस्ते भाई। राम राम भी। ठीक है। हम्म। राम राम भाई सबको। हम्म। तो ये दोनों जो हमने लिखे ना नाउन्स हैं। कार एक नाउन है और मैन्युफैक्चरर भी नाउन है। अच्छा, ये दोनों ही नाउन हमारे सिंपल हैं, मतलब ये हैं सिंपल नाउन्स। अब अगर हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये दोनों काउंटेबल हैं, तो हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कार का प्लूरल हो जाएगा कार्स, मैन्युफैक्चरर का प्लूरल हो जाएगा मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ये इनके प्लूरल फॉर्म्स हो गए। लेकिन अब अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक नाउन बना दें और लिख दें कार मैन्युफैक्चरर। अब देखो, यहां पे दोनों सेपरेट नाउन्स थे, कार अलग नाउन था, मैन्युफैक्चरर अलग नाउन था, और दोनों सिंपल नाउन्स थे। अब हमने क्या किया, इन दोनों नाउन्स को मिलाकर एक ही कंपाउंड नाउन बना दिया। अब हम इसे कहेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा नाउन्स को मिलाकर बने होते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग भाई। अब जैसे हमने लिखा कार मैन्युफैक्चरर, इसका प्लूरल हमें करना है। एक बार करो तो इसका प्लूरल। फिर से देखो, मैं समझा देता हूं। कार सिंपल नाउन है, मैन्युफैक्चरर भी सिंपल नाउन है। कार का प्लूरल करेंगे तो कार्स हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर का प्लूरल करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम कार और मैन्युफैक्चर दोनों नाउन्स को मिलाकर एक नाउन बना के लिखेंगे, एज अ कंपाउंड, एज अ सिंगल नाउन, जब इन्हें हम ट्रीट करेंगे, तो इसको कहा जाएगा कंपाउंड नाउन। दो या दो से ज्यादा नाउन्स के मिलाकर बनता नाउन कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है। अब हमें इसका प्लूरल करना है। अब वैसे कार का तो प्लूरल कार्स हो जाता है, मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरर्स हो जाता है, तो इस तरीके से तो हमें इसको कर देना चाहिए कार्स मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन अब ध्यान क्या देना है, जब हम दो नाउन्स को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, तो उनमें से एक नाउन होता है मेन। मेन नाउन एक होता है, जैसे इसमें मैन्युफैक्चरर है। दूसरा नाउन उसको डिस्क्राइब करने का काम करने लगता है, और उसे हम कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब जो डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे। ठीक है। इसमें मेन नाउन जो हमारा है ना, वो मैन्युफैक्चरर है। कार जो है, अब ये उस नाउन का डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर। ठीक है। तो ये जो कार है ना, अभी हमारा मेन नाउन नहीं है इस फ्रेज का, ये है मॉडिफायर। मतलब मॉडिफायर्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन नाउन है केवल उसी का प्लूरल करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। मॉडिफायर का प्लूरल नहीं करेंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। हालांकि एक दो बातें मैं भी और भी समझाऊंगा, लेकिन बेसिक यही है कि अगर हम कभी किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, तो उसमें जो मेन वर्ड होगा उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। जो उसका मॉडिफायर है उसे नहीं लिखना। अब जैसे कार मैन्युफैक्चरर में मेन वर्ड मैन्युफैक्चरर है, कार उसका मॉडिफायर है, तो हमें कार को प्लूरल नहीं करना, मैन्युफैक्चरर को प्लूरल करना है, मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। एक और एग्जांपल से ही बात समझना। अब देखो, वैसे तो अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता होता तो हम जान जाते हैं कौन सा वर्ड प्लूरल है, मतलब कौन सा मेन नाउन है। अब अगर हमें कार मैन्युफैक्चरर का मीनिंग पता है, तो हम जान जाएंगे कि दिस फ्रेज इज रेफरिंग टू मैन्युफैक्चरर नॉट टू कार्स। अगर कहीं पे कार मैन्युफैक्चरर्स लिखा होगा, तो इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरर्स को रेफर कर रहे हैं, ना कि कार्स को। तो अपने आप मीनिंग से पता चल जाता है। अदरवाइज एक दूसरा तरीका होता है, अगर हम इस वर्ड का यूज सेंटेंस में करें, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा सम कार मैन्युफैक्चरर्स have
ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी। अब जैसे हमने ये लिखा, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस की लिखे गए मेन वर्ब जो होती है वो जिस नाउन के लिए यूज हो रही होती है वही मेन नाउन होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे हैव ऑब्जेक्टेड वर्ब यूज किया है, तो ऑब्वियस ही बात है हैव ऑब्जेक्टेड वर्ड जो है वो कार के लिए नहीं मैन्युफैक्चरर के लिए यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्शन क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स ने, कार्स ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई सेंटेंस की मेन वर्ड जिस नाउन के लिए यूज हो रही है बस वही मेन नाउन होता है, तो हमें पता है कि ये जो हमने वर्ब यूज किया सेंटेंस में वो मैन्युफैक्चरर के लिए यूज की जा रही है, कार के लिए नहीं, तो मैन्युफैक्चरर के लिए यूज की जा रही है वही मेन वर्ड है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, कंपाउंड नाउन में बेटा नोट्स बनाया करो, लाइव में नोट्स मत बनाओ, मैंने पहले भी मना किया था, लाइव में नोट्स आप नहीं बना पाओगे, थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ, एक तो वजह ये होती है, ठीक है। दूसरा, आप नोट्स बनाने लग जाओगे तो लिखने में ध्यान जाएगा या सुनने में ध्यान जाएगा, चार जगह ध्यान बढ़ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन रह जाएगी, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा लर्निंग। तो नोट्स बनाया करो जब ये वीडियो बाद में सेव हो जाता है। जैसे अभी लाइव लेक्चर है, अभी अपने कान में लीड लगाओ, अपना हेडफोन वगैरह लगाओ, आराम से बस देखो सुनो जो बताया कहा जा रहा है। जब आपका दूसरा भी हो जाएगा रिकॉर्डेड वाला, तब अपने आराम से नोट्स बनाना, ठीक है। हाँ, तो यहां से हमने क्या किया कि भाई कंपाउंड नाउन में एक तो वर्ड के मीनिंग से हमें पता चल जाता है कि मेन वर्ड कौन सा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसके लिए मेन वर्ब यूज हो रही है, सेंटेंस की वर्ब जिस नाउन के लिए यूज हो रही है वही मेन नाउन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं। फिर से मैं बता देता हूं हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि कंपाउंड नाउन्स, जब हम दो या दो नाउन्स को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, तो जब उनको प्लुरल करके हमें लिखना होता है तो हम मेन नाउन को प्लुरल फॉर्म में लिखते हैं, मॉडिफायर को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। मॉडिफायर वो नाउन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है, ठीक है, मेन नाउन्स को, ठीक है। हम्म। एक बच्चा है पीयूष क्षीर सागर, हालांकि तुम सीख नहीं पाओगे, मैं सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे तुम्हारे बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेटा सही है, वो ऑब्जेक्टर सही है, मैंने उसको एज अ वर्ब यूज किया, ठीक है। हाँ, इतने बच्चे बेचारे डेस्परेट हैं, कुछ भी समझाओ, मतलब सेंस एकदम से रख दिया कहीं किनारे, दुकान उकान से मतलब बेच दिया। जब मैंने हैव ऑब्जेक्टर लिखा है तो मैंने सोच समझ के लिखा ना बच्चे। हम्म। लेकिन इतना डेस्परेट हैं, चश्मा लगा हुआ है, बस जो हमें मानना है हम वही सही मानेंगे, बाकी जो भी होगा सब गलत हो जाएगा। खैर चलो, वो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं, इतना सेंसिबल रहे होगे तभी तुमने ऑनलाइन में एडमिशन लिया। अब यहां पर आते हैं बाकी लोग, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा दिस डिसीजन विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन मोस्ट सिटीज ड्वेलर्स, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे ऑन प्रिपरेशन लिखी, मोस्ट डिटर्मिनर लिखा, ठीक है, और इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट ये है सिटी ड्वेलर्स। सिटी ड्वेलर्स का मतलब शहर में रहने वाले लोग, ठीक है। हाँ, इसका मतलब होता है शहर में रहने वाले लोग, ठीक है। अब जैसे सिटी ड्वेलर्स में अगर हम देखें तो मेन वर्ड जो है ना वो ड्वेलर है। ड्वेलर का मतलब निवासी, रहने वाला पर्सन। सिटी उसका मॉडिफायर है, कहाँ रहने वाला। तो जब हमें ये पता चल जाए कि सिटी भाई मॉडिफायर है जो ड्वेलर को डिस्क्राइब कर रहा हूं, मेन वर्ड यहाँ पे ड्वेलर है, तो ये तो हमने गलत फॉर्म में लिख दिया। सिटी जो मॉडिफायर उसको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए था, इसको आप लिखो सिटी ड्वेलर्स। सिटी ड्वेलर्स का मतलब शहर के निवासी। नाउन फ्रेज जो होती है ना बेटा, उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि दूसरा नाउन लिखोगे। मान लो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा, उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब लिखा, तो वो तीनों वर्ड मिलकर एक नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। लेकिन कंपाउंड नाउन्स हम उसे कह रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन्स मिलकर एक सिंगल नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन्स का मतलब ये हो गया कि दो या दो से ज्यादा नाउन्स एज अ सिंगल नाउन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ये। तो इसमें सिटी ड्वेलर्स लिखना बच्चे, सिटी ड्वेलर्स इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। सम हार्ट डिजीज आर नॉट क्यूरेबल येट। बेटा पीयूष क्षीर सागर, एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूं, देखो पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं, पता नहीं मैं समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, अ, एक जैसे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने आते हैं मुखर्जी नगर में, तो उनके साथ कई बार मैं पढ़ाई लिखाई के अलावा इधर उधर की भी बातें कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा माहौल वहां पे बन जाता है, कई बार आपको करनी पड़ जाती है, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। 15 सितंबर मतलब सितंबर को टीचर्स डे होता है अपने यहाँ, ठीक है। राधा कृष्णन जी जो हमारे थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, ठीक है, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक। तो
उस दिन मैंने एक न्यूज़पेपर में उनका एक कोट लिखा था, कई लिखे थे, मुझे जो एक सबसे अच्छा लगा जो मुझे आज भी याद है वो ये था कि वन हु कैन थिंक रिक्वायर्स नो टीचर्स। मतलब जो सोच सकता है उसको टीचर की जरूरत नहीं है। मतलब वन हु कैन थिंक रिक्वायर्स नो टीचर, मतलब ये राधा कृष्ण जी ने कहा, जिनके जन्मदिन पर हम इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। वो हम फॉर्मेलिटी मनाने मुन्ने के कर लेते हैं, हम उनसे कितना सीखते हैं कितना नहीं सीखते वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो उससे पता समझ में गया है, इससे समझ में आया कि हमें टीचर्स की और कोचिंग की, स्कूल की, कॉलेज की जरूरत इसलिए है कि हम समझ सोचना सीख पाए। अगर हम सोच सकते हैं तो टीचर की जरूरत नहीं है। लेकिन बस दिक्कत इसी बात पे आती है, अपने पे रन जाता है या बच्चों पे रन जाता है कि हमारे बच्चे सोचना नहीं चाहते। उनका बहुत लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है। वो एक चीज को देखते हैं, उसको सही मान लेते हैं, उसको गलत मान लेते हैं, उसके अलावा बाकी वो कुछ जानना सोचना नहीं चाहते, ठीक है। या फिर एक धीरे धीरे हमारी ऐसी टेंडेंसी क्रिएट हो गई कि हम अपने अलावा सबको गलत मानते हैं। मतलब हमें जो सही लग रहा है, हमें लग रहा है कि भाई इस मतलब यहाँ पे ये वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई और वर्ड यूज कर रहा है कोई दूसरा पर्सन, तो हम उसको गलत मानेंगे। हम ये समझना नहीं चाहेंगे कि हो सकता है वो सही हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम कभी नहीं ये मानेंगे। हम हमेशा ये मानते हैं कि वो जो हमसे डिफरेंट है वो गलत है, मतलब बीइंग डिफरेंट इज रॉन्ग। ये थ्योरी एक बन गई है, मतलब, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सोचो, समझो, पूछने से पहले 2 4 बार, 3 बार, 10 बार खूब सोचो अपने से, क्या वास्तव में जो हम पूछने कहने जा रहे हैं इसकी जरूरत है, ठीक है। या हो सकता है हम इसको पूरा समझ ना पा रहे हैं, सोच ना पा रहे हो, इसलिए हम जल्दबाजी में आ रहे हैं। आदत डालने की बात होती है, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो पड़ जाएगी। सम हार्ट डिजीज आर नॉट क्योरेबल येट, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे लिखा, ये आर नॉट क्योरेबल येट हमारा प्रेडिकेट हो गया, और हमने कहा व्हाट आर नॉट क्योरेबल, तो हमने लिख दिया हार्ट डिजीज। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन हमारा सब्जेक्ट है। अब ध्यान देना इसमें सब्जेक्ट डिजीज है, हार्ट नहीं है, क्योंकि इलाज किया जाता है डिजीज का, हार्ट का नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो हमने वर्ब लिखी है और ये जो प्रेडिकेट लिखा है, इससे हम जान सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजीज की। तो डिजीज मेन वर्ड है। अगर डिजीज मेन वर्ड है, हार्ट मॉडिफायर है उसका, तो हार्ट को पहली बात तो प्लूरल मत करो, हार्ट लिखो। दूसरी बात, जब पता चल गया कि यहाँ पे डिजीज की बात हो रही है और सम लिख रखा है, तो डिजीज को प्लूरल करके लिख दो, हार्ट डिजीजेस। बस ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम दो या दो नाउन्स को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाएंगे, तो हम वहां पे उस नाउन को प्लूरल करेंगे जो हमारा मेन नाउन है। जो मॉडिफायर है उसे नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 5 मैन कमिटी टू लुक इनटू द मैटर, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमने वर्ब लिखी, सेट अप लिखना चाहिए था, देखो अप नहीं लिखा है इसमें, आप लोग सही कर लेना। द गवर्नमेंट हैज सेट अप, ठीक है। व्हाट हैज द गवर्नमेंट सेटअप, क्या गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, तो आंसर आएगा कमिटी। तो मेन वर्ड हो गया कमिटी। द गवर्नमेंट हैज सेटअप अ कमिटी। व्हाट काइंड ऑफ कमिटी हैज द गवर्नमेंट सेटअप, तो इसके लिए हमने एक मॉडिफायर लिख दिया 5 मैन कमिटी। तो जो 5 मैन है ना, ये फ्रेज मॉडिफायर है, जो कमिटी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो अगर ये कमिटी को मॉडिफाई कर रही है, तो मेन नाउन तो है नहीं, मेन नाउन तो कमिटी है, तो हमने इसको प्लूरल क्यों कर दिया, तो इसको लिखो 5 मैन, ठीक है। यहां पर एक जानबूझ के मैं चीज थोड़ी सी इग्नोर कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सिटी ड्वेलर्स लिखा था, एक नाउन था सिटी, एक नाउन था ड्वेलर, तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अब देखोगे ना, 3 वर्ड है, 5 मैन कमिटी, कमिटी मेन वर्ड है, और ये 5 मैन एक, मतलब जो दोनों वर्ड है वो मिलके इसके मॉडिफायर बन गए। तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे हाइफन यूज कर लेंगे, ठीक है। हालांकि जो हमारे वनडे कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पंक्चुएशन से रिलेटेड एरर्स को मतलब माइंड नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर मतलब ये 5 और मैन, ये दोनों वर्ड मिलके डिस्क्राइब कर रहे हैं कमिटी को, तो हम इनको एक हाइफन के साथ में लिखेंगे। हाइफन के साथ लिख देने से हो जाएगा कि ये दोनों एक कंपाउंड मॉडिफायर हैं इस कमिटी नाउन का, ठीक है। तो एम एन मैन लिखना है। एम एन मैन क्यों लिखना है समझना। एम एन मैन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर वो मॉडिफायर है, वो मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड है कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा इट वॉज एन 8 आवर्स लॉन्ग जर्नी। अब देखिए, ये जो हमने इट प्रोनाउन सब्जेक्ट बना के यूज किया ना, ये प्रोनाउन आवर्स के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आवर्स प्लूरल है। ये इट प्रोनाउन यूज हो रहा होगा जर्नी के लिए, ठीक। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नी। इट वॉज अ जर्नी, व्हाट काइंड ऑफ जर्नी वॉज इट, ये बताने के लिए हमने लिख दिया 8 आवर्स लॉन्ग। अभी जो 8 आवर्स लॉन्ग हमने लिखा है ना, ये पूरी फ्रेज डिस्क्राइब करने के लिए है जर्नी को। तो जर्नी है मेन नाउन, 8 आवर्स लॉन्ग है उसका मॉडिफायर, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखी गई वर्ड है। तो अगर ये उसका मॉडिफायर है तो हमने प्लूरल फॉर्म में गलत लिख दिया, तो इसको ऐसे लिखो इट वॉज एन 8 आवर लॉन्ग जर्नी, ये आंसर है। फिफ्थ में देखो, व्हेन दे रीच देयर इट हैड बीन रेनिंग फॉर 8 आवर, ठीक है। हाँ,
अब जैसे हमने इसमें लिखा व्हेन दे रीच देयर इट हैड बीन रेनिंग फॉर 8 आवर। अब देखो ये फॉर प्रिपरेशन है, ठीक है, और आवर इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। असल में होता क्या है ना, आवर जो है ना ये नेम ऑफ यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया फॉर प्रिपरेशन का। फिर हाउ मेनी आवर ये बताने के लिए हमने लिख दिया 8। अभी जो 8 है ना वो आवर को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन आवर किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो ये आवर हमारा मेन वर्ड है, क्योंकि जो फॉर प्रिपरेशन है ना इसका ऑब्जेक्ट कोई और नाउन नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट आवर ही है। आवर यूनिट होती है टाइम की। अब ऐसे ही देखो 8 यूनिट्स हैं, तो ये प्लूरल हो गया और इसको लिखो आवर्स। अब यहां पे हमने आवर्स लिखा तो सही हो गया, यहां पे आवर्स लिखा था तो गलत हो गया। तो हमें ये डिफरेंस समझना है। वहां पे आवर्स इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहां पे वो मेन नाउन नहीं था, मेन नाउन था जर्नी। ठीक है, ये मॉडिफायर था, मॉडिफायर्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे आवर्स हमने इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि यही हमारा मेन नाउन है, ये मॉडिफायर नहीं है। ये आवर्स किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये आवर्स खुद ही इस फॉर प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। देन तो नाउन मॉडिफायर्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, जरूरत पड़ने पर मेन नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी और भी हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। देखो ये देखो कुछ क्वेश्चंस। वी हैव प्रिपेयर्ड अ 50 डेज सिलेबस फॉर द टीयर 2 एग्जाम। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रिपेयर्ड वर्ब है, वी हैव प्रिपेयर्ड व्हाट हैव वी प्रिपेयर्ड, तो आंसर आ जाएगा सिलेबस। व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस ये बताने के लिए हमने लिख दिया 50 डेज। तो 50 डेज जो है ना मॉडिफायर है सिलेबस नाउन का। अगर ये मॉडिफायर है तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, तो इसको सिंपली लिखो वी हैव प्रिपेयर्ड अ 50 डेज सिलेबस फॉर द टीयर 2 एग्जाम। देन नेक्स्ट में आते हैं। द माई फ्रेंड रोट एन 11 पेजेस ऐसे ऑन माई फेवरेट पोएम। इसका आंसर अपने आप बताओ। चलो इस सेंटेंस को तुम लोग अपने आप सही करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सही होगा, इसका आंसर अपने आप लिखो, सोच समझ के लिखना, सोचना समझना और उसके बाद आंसर करना। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है तुम लोगों का। ठीक है। हम्म। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझना, जो उसने लिखा वो क्या है, ऐसे। ठीक है, पेजेस तो है नहीं, तो इसको एक तो सिंगुलर फॉर्म में लिखो, 11 पेज। ये है मॉडिफायर ऐसे का। अच्छा, वहां पे ऐसे इसके लिए हमने डिटर्मिनर यूज किया एन, सिंगुलर। तो इसका मतलब ये सेज हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एन आर्टिकल जो होते हैं ना ये सिंगुलर नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। तो इसको कर दो ऐसे। अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ऐसा नहीं कि मेन नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना है, जब जरूरत पड़े तो लिखना, नहीं जरूरत पड़े तो मत लिखना। देखो जैसे हमने लिखा अब बस ड्राइवर, तो हमें पता है कि इसमें मेन नाउन ड्राइवर है, बस मॉडिफायर है, तो हमने इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने आर्टिकल ये लिख रखा है, तो इसका मतलब हमारा नाउन सिंगुलर होगा। अच्छा, फिर हम लिख दें 5 बस, तो हमें ड्राइवर्स लिखना पड़ेगा। तो मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो हम मेन नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिख लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो सिंगुलर में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, मॉडिफायर जो है वो प्लूरल कभी नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे ड्राइवर सिंगुलर है, यहाँ पे ड्राइवर प्लूरल हो गया, क्योंकि मेन नाउन है तो हम इसे प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन ये बस जो है ना मॉडिफायर है, हम इसे किसी भी हालत में प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते जब तक ये खुद मेन नाउन ना बन जाए। हाँ, तो हमें लिखना पड़ेगा माई फ्रेंड रोट एन 11 पेज ऐसे ऑन माई फेवरेट पोएम। डन। चलो, बढ़िया आंसर बताया तुम लोगों ने। तो एक क्वेश्चन का आंसर फिर और भी बता दो। अब इस 8th का भी आंसर तुम ही लोग बताओ। इस 8th क्वेश्चन का आंसर भी तुम लोग ही बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार तुम लोग पहले आंसर इसका बताओ। बहुत अच्छे, ठीक है, गुड, सही है।
बी, सी, सही है, बहुत अच्छा। सी ऑप्शन भी बच्चे आंसर बता रहे हैं। हाँ। हम्म। हाँ सही है। एक दो बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए, एक बच्चा कौन, क्या ना, एक मिनट, क्या, रजनीश शर्मा, रजनीश शर्मा बता रहे हैं ए। बेटा तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं है, तुम ध्यान गड़बड़ कर रहे हो। दो चार बच्चे हैं जो ए कमेंट कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज पहले तुम लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ा करो। कई बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ होता है और हम देख कुछ और लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड रहना सीखो, ध्यान देना सीखो चीजों पे, ठीक है। जो है वही देखो, जो नहीं है वो मत देखा करो, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं। ये जो हमने लिखा था मैन हैज लॉस्ट डैश, कि मैन ने खो दिया, क्या खो दिया हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मेन वर्ड जो है ना वो नोट है। नोट जो है ना ये मेन वर्ड है। तो रुपी तो मेन वर्ड है नहीं। तो अगर रुपी मेन वर्ड नहीं है तो ये जो हमने रुपीज लिख रखा है, ठीक है, और ये जो रुपीज लिख रखा है, और ये जो रुपीज लिख रखा है, ये सब अपने आप गलत हो गए। ये तीनों ही गलत हो गए, क्योंकि जब नोट मेन वर्ड है तो आप रुपीज तो लिख ही नहीं पाओगे ना। रुपीज नॉट द मेन वर्ड, रुपी नोट का मॉडिफायर है। तो जब रुपी नोट का मॉडिफायर है तो हम रुपी को तो प्लुरल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ये गलत, ये गलत, और ये लो ये गलत। ठीक। क्यों इतना दिमाग लगा रहे थे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इतना सोचना ही नहीं चाहिए था इस पर। चलो ठीक है, तो आंसर हो गया बी। अब मैं एक ऑप्शन तुम लोगों के लिए और लिखता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, कई बार क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन हम उनको पूरा ध्यान से समझने के बजाय लिखा कुछ, अब बहुत सा बच्चा रहा होगा उसने क्या रुपीज को रुपी पढ़ लिया होगा, लिखा रुपीज है लेकिन उसने पढ़ रुपी लिया होगा। तो ध्यान से पूरा ऑप्शन पढ़ा करो। चलो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए और लिखता हूँ, ई, एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, इसका बताना क्या है। एक यहाँ पे मैंने लिखा 200 रूपी नोट, ठीक है, 200 रूपी नोट। अभी है ऑप्शन ई, 200 रूपी नोट, ये बताओ सही है गलत। जो ई ऑप्शन लिखा है, देखो ये जो चार ऑप्शन लिखे हमने ए बी सी डी, इनमें से तो बी आंसर है। ए सी डी इसलिए गलत है क्योंकि उनमें जो रूपी मॉडिफायर है हमने उसको प्लुरल फॉर्म में लिख दिया, जो कि मॉडिफायर प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ई ऑप्शन मैंने एक और लिखा है 200 रूपी नोट, बस इसका और बता दो ये सही है गलत। ओके इट्स रॉन्ग, नाइस, वेरी गुड। नाउ जस्ट मेंशन द रीजन। ओके, नाउ मेंशन द रीजन व्हाई इज दिस सेंटेंस रॉन्ग, and if we have to correct it, how can we make it correct? Okay, so you have to just mention, if this sentence, this option is also wrong, then why is it wrong, क्यों है ये गलत, ठीक है, एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट, कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। अगर ये ऑप्शन ई गलत है, अच्छी बात है गलत है, तो कैसे सही होगा ये और बता दो। मारूंगा बहुत, नोट अपसेट डाउन है, हर एक चीज अब अपसेट डाउन हो जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज होते। अब देखो, जैसे रुपी है एक नाउन, नोट है एक नाउन, ठीक है, ये दोनों नाउन है, मेन नाउन है नोट, रुपी मेन नाउन है नहीं, तो हमने मान लिया कि चलो भाई 100 रुपी के लिए यूज हो गया। देखो होता पता है क्या, आज से अगर हम 4-5 साल पहले बात करते, जब तक 200 रुपए का नोट नहीं था, मतलब 200 की करेंसी नोट जब तक नहीं था, तब तक तो इस सेंटेंस को सही करने का एक ही तरीका था कि नोट्स लिखो। मतलब 200 का नोट अभी हम लोगों के सामने अभी कुछ ही दिन, मतलब कुछ ही साल पहले आया है, 2000 का नोट और 200 का नोट उससे पहले नहीं थे, ठीक है, हाँ 100-50 के चला करते थे, 1000 का भी चला करता था। तो अगर मान लो आज की डेट में इंडियन करेंसी में 200 के डिनोमिनेशन के नोट्स नहीं होते, तब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम इसे नोट्स लिखते, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि 200 का भी नोट होता है, 100 का भी नोट होता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है किसी पर्सन के पास में 2 रुपए, मतलब 100 रुपीज के दो नोट हो, और ये भी हो सकता है किसी पर्सन के पास में एक ही 200 रुपए का नोट हो।
ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन के पास में 100 रुपीज के टू नोट्स हैं, मतलब ये वाली कंडीशन है, तो हम इसको लिखेंगे नोट्स, 200 रुपी नोट्स। तो इसका मतलब हो जाएगा दो नोट 100 रुपी के डिनोमिनेशन के। ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि किसी पर्सन के पास में एक नोट हो 200 रुपए का, ठीक है, तो नोट नाउन तो सिंगुलर रहेगा क्योंकि नोट एक है। लेकिन अब हमें पता है कि नोट काउंटेबल है और काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर बिना डिटर्मिनर के नहीं आते, तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं, अ 200 रुपी नोट। ठीक है। अ 200 रुपी नोट लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि अ सिंगल नोट ऑफ 200, मतलब 200 रुपए का एक सिंगल नोट। या फिर हम इसको नोट्स लिख के भी सही कर सकते थे, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं सही, 200 रुपी नोट्स। 200 रुपी नोट्स का मतलब हो जाएगा दो नोट 100 रुपए के। मतलब इन दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर लोगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अ 200 रुपी नोट ये भी सही है, 200 रुपी नोट्स वो भी सही है। ठीक है। हाँ, तो कोई ये छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखा करो, कोई भी नाउन जो काउंटेबल हो वो सिंगुलर नंबर में बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जा सकता। चलो और देखो कुछ क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे। दे हैव गिवन हिम डैश अ डजन मैंगो, अ डजन मैंगोज, टू डजन मैंगोज, टू डजन ऑफ मैंगोज। ठीक है। कमेंट द आंसर्स। इस नाइन्थ क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट करो एक बार। हाँ बहुत सही है संदीप मौर्य बेटा, बहुत सही है। बिल्कुल बच्चे, जर्नी की प्लुरल फॉर्म जर्नीज ही होगा। ए बी सी सारे बता दे तो तुम लोग आंसर। डी अच्छा किसी ने नहीं बताया। हाँ, सही है, बहुत सही है। अब देखो एक अब समझना ध्यान से। अच्छा डी बोला बेटा। चलो अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना समझना। ऑप्शन सी तो हर हालत में गलत है। ठीक है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे मेन नाउन है मैंगो, डजन मेन नाउन है नहीं। तो अगर डजन मेन नाउन नहीं तो हम इसको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। हाँ, तो हम इसको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, डजन्स नहीं लिख सकते, तो ये सी ऑप्शन तो हर हालत में गलत है। बाकी बच गए इनमें से कोई एक सही होगा। कौन सा सही होगा ये वैसे तो मैं आसान तरीके से तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरी आदत थोड़ी सी आसान तरीके से समझाने की है नहीं। ठीक है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसको टेढ़े तरीके से समझाते हैं। तो चलो एक काम और करो, अब तुम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ, अगर ये गलत हो तो। गलत है ये मैं बता देता हूं। द सेंटेंस नंबर 11 इज नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट सेंटेंस, यू हैव टू करेक्ट इट। ओके। तो ये जो सेंटेंस है ना 11, जरा इसका एक बार आंसर और बता दो। असल में हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 दे आर इंटर रिलेटेड, उनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंटर रिलेटेड है, मतलब एक सिंगल कॉन्सेप्ट के ही दोनों क्वेश्चन हैं। 11th का आंसर बताएं बच्चे। द मैन बोरोड 1000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड। हम्म। हाँ सही है। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे समझना है क्या कहानी, मैं बताता हूं। जैसे हमने यहाँ पे 1000 लिखा है, ठीक है, और एक अब समझना जो मैं समझा रहा हूं, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर सीरीज लिखी है 99 तक, और उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है 1 2 3 4 सोन और 99 के बाद का नेक्स्ट नंबर लिखना है।
तो अब यह नंबर हमने लिख दिया। अब इसको रहते हैं हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलचाल में इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 100, बट एक्चुअली ये वर्ड 100 नहीं होता, ये होता 100। तो जो हमें यहां से समझना है वो ये है कि जो 100 है, ठीक है, मिलियन है, 1000 है, डजन है, ये जो वर्ड्स हैं ये डिटर्मिनर्स हैं, ये न्यूमरल्स नहीं है। इनको न्यूमरल बनाने के लिए हमें इनके साथ में न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं, 100, 200, 300 फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो 99 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं ये होता है 100, 199 के बाद जो लिखते हैं वो होता है 200, 299 के बाद जो लिखते हैं वो होता है 300, और 399 के बाद जो लिखते हैं वो होता है 400। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो 100 है, डजन है, मिलियन है, ये डिटर्मिनर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। भाई न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें न्यूमरल बनाने के लिए इनके साथ न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं। भाई हमारा जो डेसिमल सिस्टम होता है ना, उसके हिसाब से हमें इनके साथ में न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं, 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। अभी जो हमने 1000 लिखा ना, ये इसीलिए गलत है, हमने लिख दिया 1000 रुपीज। अब होता क्या है कि हम 1000 का मतलब मान लेते हैं इतना, और हम सोचते हैं सेंटेंस है ये, लेकिन एक्चुअल में 1000 का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। ये है 1000, ठीक है, ये है 2000, तो ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। ये जो हमने 1000 लिखा ना, इट इज नॉट अ न्यूमरल, तो इसको हमें न्यूमरल बनाना पड़ेगा। इसके साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख के कुछ भी लिख दो, 5000 रुपीज लिख दो, 7000 लिख दो, 11000 लिख दो, 50000 लिख दो। कुछ नहीं समझ में आए तो हमने पढ़ा था कि ए एन आर्टिकल 1 की वीकर फॉर्म होते हैं, तो वही लिख दो, 1000, 1000, 2000, 3000, कुछ भी लिख दो। अब ये सही हो गया, द मैन बोरोड 1000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। एक सेंटेंस इसी टाइप का तुम लोगों के लिए और लिखता हूं, देखना यहाँ पे। बी, there are 100 trees in this park. Correct the sentence. There are 100 trees in this park. Correct this sentence. आप लोग इस सेंटेंस को एक बार करेक्ट करें। करेक्ट दिस सेंटेंस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो हमने 100 ट्रीज लिखा है ना, इट इज नॉट अ न्यूमरल, इट इज नॉट अ न्यूमरल, ये कोई नंबर नहीं है। इसको नंबर बनाने के लिए हमें इसका न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ भी लिख दो, 300 लिख दो, 500 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नहीं कुछ समझ में आए तो ए आर्टिकल लिख दो। ए जो होता है इसका मतलब 1 हो जाता है, 100 ट्रीज लिख दो, ठीक है, 200 लिख दो, 500 लिख दो, बच्चे कुछ भी लिख दो, सही जाएगा, ठीक है। ये सही हो गया। अब चलो, अब अपने इस क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अब बताओ, शायद अब शायद बेहतर कुछ समझ पाओगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से एक बार आंसर करो बेटा। 100 सॉल्व भी हो सकता है, अभी वहां पर भी आएंगे, लेकिन एक बार इसका आंसर बताओ 9th क्वेश्चन का। तुम लोग या तो दाएं भागोगे या बाएं भागोगे, या फिर ज्यादा आगे भाग जाओगे, मतलब पुल खत्म हो जाएगा इतने आगे चले जाओगे, साथ में नहीं रहोगे। 9th क्वेश्चन का आप आंसर बताओ बच्चों। अब पहले के मुकाबले कुछ क्लैरिटी आई हो तो बताओ आंसर। बेटा प्रवीण अभी बताता हूं, पहले तू आंसर बता। अब एक दो बच्चे छोड़ दें, जो एक दो उन्हें तो खैर मैं समझा दूंगा, बाकी अब ज्यादातर बच्चों के आंसर हो गए हैं सही, ठीक है। हाँ, अब इसमें आएगा आंसर अ डजन मैंगोज। देखो ये तो हमने पहले ही कहा था ये गलत है, क्योंकि डजन जो है मॉडिफायर, हम उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये दोनों गलत क्यों है समझ लेना। ये दोनों गलत इसलिए हो गए क्योंकि जो अ डजन है ना, ये एक न्यूमरल है, सबको ही पता है डजन का मतलब 12 होता है, ठीक है। 12 सिंगुलर नहीं होता भाई, 12 प्लूरल होता है। अभी एक दो बच्चे हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं, पहले सही था बताया हुआ, बढ़िया। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पे ए लिखा तो हमने ट्रीज क्यों लिख दिया। भाई ए लिखा तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। चलो मैं इसको भी देखो तुम्हें समझाता हूँ ऐसा हमने क्यों कर दिया। देखो बच्चे, जैसे हमने लिखा अ डजन
वॉचेस, ठीक है, अ कॉस्टली वॉच, ठीक है, वॉचेस मान लो लिख दिया। अभी जो हमने डजन लिखा ना बेटा, ये है डिटर्मिनर, कॉस्टली है एडजेक्टिव, मतलब ये डिटर्मिनर नहीं है, कॉस्टली नंबर को रेफर नहीं करता, ये वॉच की क्वालिटी है, तो ये डिटर्मिनर नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया वॉचेस। अब ये जो ए है वो रेफर कर रहा है डायरेक्ट वॉच को। अब चूंकि ए वॉच को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब वॉच एक ही होगी, तो हमने प्लूरल फॉर्म गलत लिख दिया, इसको लिखो वॉच, वॉचेस के बजाय लिखो वॉच। लेकिन यहाँ पे जो हमने डजन लिखा है ना, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, डिटर्मिनर है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि डजन, मिलियन, 100,000 डिटर्मिनर्स होते हैं जो नंबर को रेफर करते हैं नाउंस के, उसकी क्वालिटी को नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं होते। और ये जो ए हमने लिखा है ना, वो वॉचेस के लिए नहीं है, वो डजन के लिए है। और अ डजन जो हमारा डिटर्मिनर है, इसका नंबर होता है प्लुरल, बिकॉज अ डजन मींस 12। तो इसके साथ हम नाउन लिखेंगे प्लुरल। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस हमें समझना है कि डजन, मिलियन, 100,000 डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, कॉस्टली एडजेक्टिव है। अब बच्चा क्या करता है, वो ए देख के ना टूट पड़ता है, वो कहता है ए है तो हम सिंगुलर लिखेंगे। भाई अच्छी बात है, रट्टा वट्टा नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अच्छी बात है, ए के साथ सिंगुलर आता है, लेकिन वो ए वॉचेस के लिए यूज नहीं हो रहा ना बेटा, ये ए जो है वॉचेस के लिए नहीं यूज हो रहा है, तो डजन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये ए ट्री के लिए नहीं यूज हो रहा है, तो 100 के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 100 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, डजन है, थाउजेंड है, ये वर्ड्स डिटर्मिनर होते हैं। इनसे पहले जो हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5, वो इनको रेफर करने के लिए होती है, नाउन को नहीं, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आ गया अ डजन मैंगो, तो इसीलिए गलत हो गया क्योंकि अ डजन इक्वल्स 12। तो नंबर प्लुरल हो गया, तो हमें नाउन प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा मैंगो, यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ तो गलत हो गया, वो सही हो गया, ठीक है। अब एक ऑप्शन हमारे पास बच गया डी, कि भैया डी क्यों गलत हो गया, 2 डजन ऑफ मैंगोज हमने क्यों नहीं लिखा। हाँ, 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 ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्यों गलत हो, ये भी मैं समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा दे हैव इनवाइटेड 500 ऑफ गेस्ट्स, ठीक है, दे हैव इनवाइटेड 500 ऑफ गेस्ट्स। नहीं बेटा, 2 डजन भी नहीं हो सकता, मूर्खता कम दो। डजन मेन वर्ड नहीं है, मॉडिफायर है, उसका टू लिखोगे तब भी उसको वैसे लिखना पड़ेगा, हद हो गई। तुम एक काम करो, अभी पूछना बताना बंद करो, अभी ये स्लाइड जब आगे खिसक जाए ना, फिर उसके बाद कुछ पूछने को बचे तब पूछना, अभी मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम मेरी बात भी नहीं सुन पाओगे। दे हैव इनवाइटेड 500 ऑफ गेस्ट हमने लिख दिया, ठीक है, और हमने इसको 500 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, ये जो हमने 500 लिखा ना, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर समझ रहे हो ना, डिटर्मिनर्स का बेसिक फंडामेंटल्स में वीडियोस दे रखे हैं, वहां से देख लेना। डिटर्मिनर हम इसलिए कह रहे हैं 500 को, क्योंकि ये नाउन के नंबर को रेफर करता है, हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, तो ये डिटर्मिन करता है नंबर ऑफ द नाउन, ठीक, तो ये डिटर्मिनर हो गया। गेस्ट वो नाउन हो गया जिसको डिटर्मिन करने के लिए इसका यूज किया गया। अच्छा, डिटर्मिनर और नाउन्स को ना हम अलग अलग नहीं लिख सकते, डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन के साथ ही लिखे जाते हैं, वो नाउन फ्रेज का ही पार्ट होते हैं। तो जो हमने ऑफ प्रिपोजिशन यूज कर रखे हैं इन दोनों के बीच में, ये गलत है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 500 डिटर्मिनर है, गेस्ट नाउन है, तो डिटर्मिनर अपने नाउन के साथ लिखे जाते हैं, तो ये ऑफ हट गया। अच्छा, जब ऑफ हट जाएगा तो हमें पता है कि मेन नाउन यहाँ पे गेस्ट है, ये 100 मेन नाउन है नहीं, तो हम इसको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख के सिंगुलर फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। सो हमें लिखना पड़ेगा दे हैव इनवाइटेड 500 गेस्ट, ठीक। अच्छा, अब मान लो अगर ये नंबर 5 एग्जैक्ट ना होता, अब जैसे 500 हमने लिख दिया, तब तो हमें पता ही चल गया एग्जैक्ट इतने। अगर ये नंबर एग्जैक्ट नहीं होता तो हम इसे ऐसे जरूर लिख सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स। हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि गेस्ट का नंबर हंड्रेड्स में था, बट हाउ मेनी हंड्रेड्स, दैट वी डोंट नो, वो हमें नहीं पता कि कितने हंड्रेड, 100, 200, 300। तो हम हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन वो तब जब नंबर हमारे लिए इंडेफिनिट हो, जब हमें एक्चुअली ना पता हो कि हाउ मेनी। बट लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पता है तो बेटा नंबर डिटर्मिनर्स होते हैं, वो नाउन के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से ये बात समझना। या एक और से क्यों समझना, पहले इसका आंसर बताओ, ये देखो क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बच्चों, इसका एक और आंसर बताओ।
ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, अब देखो पता है होता क्या है? जैसे हमने मान लो डजन लिखा, ठीक है, मिलियन लिखा, थाउजेंड लिखा, या हंड्रेड लिखा, या कुछ भी ऐसा लिखा, ठीक है। तो हमने कहा इनके साथ हमें न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। मान लो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, तो हम इन्हें प्लुरल करके लिख देंगे, डजन्स लिख देंगे, मिलियंस लिख देंगे, थाउजेंड्स लिख देंगे। लिखना भी पड़ेगा क्योंकि 3, 5, 7 प्लुरल होते हैं, तो इनके साथ नाउन प्लुरल लिखना पड़ेगा। मान लो हम 3 कार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो हमें कार्स लिखना पड़ेगा। या हम 5 ट्री लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, हमें ट्रीज लिखना पड़ेगा। या हम 7 मूवी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, हमें 7 मूवीज लिखना पड़ेगा। डन, ऐसे में करना पड़ेगा। चलो भाई हमने लिख दिया 3 डजन 5 मिलियन 7,000। अब ये सही है, लेकिन अब कहानी क्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि डिटर्मिनर्स हैं, दिस कांट स्टैंड अलोन, ये खुद अपने आप नहीं यूज हो सकते, हमेशा किसी ने का डिस्क्रिप्शन है। भाई 3 डजन है, ये नंबर है, किस नाउन का ये नंबर है, ये डिटर्मिनर है। 5 मिलियंस डिटर्मिनर है, 7,000 डिटर्मिनर्स है, ये किसी न किसी को रेफर करने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, किसी का नंबर डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये जिस नाउन के डिटर्मिनर, अगर हम वो नाउन भी साथ में लिख दें, मान लो हम यहाँ पे लिख दें बुक्स, यहां पे हम लिख दें पीपल, ठीक है, यहां पे हम लिख दें रुपीज। अब जैसे हम यहाँ पे रुपीज लिखेंगे, पीपल लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे, तो हमें पता है कि मेन नाउन बुक्स है, पीपल है, रुपीज है, ये तो इसके मॉडिफायर हैं। तो जब ये मॉडिफायर हैं तो प्लुरल फॉर्म में क्यों, फिर हमें इन्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम डजन मिलियन 100,000 को नाउन के साथ लिखेंगे तो ये उसके मॉडिफायर होते हैं, मॉडिफायर्स को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम इनको लिखेंगे 3 डजन बुक्स। ये 3 यूज डजन के लिए हो रहा है, लेकिन हम इसे प्लुरल नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन है बुक्स, ठीक है। तो मेन नाउन्स प्लुरल किए जाते हैं, मॉडिफायर्स को प्लुरल नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यही है। ये जो हमने 30 मिलियंस लिखा है ना, ये मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन तो पीपल है, ये तो उसका मॉडिफायर है। तो ये मॉडिफायर है तो हम प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। 30 मिलियन पीपल। अब मैं फिर से अब आता हूं उसी क्वेश्चन पे वापस समझाता हूं, देखो। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि डजन मेन नाउन नहीं है, इसको हम प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये गलत क्यों है, क्योंकि अ डजन जो होता है वो 12 होता है, वो प्लुरल नंबर है, उसके साथ नाउन में प्लुरल फॉर्म में मैंगोज लिखना पड़ेगा, तो ये गलत है, ठीक है। 2 डजन ऑफ मैंगोज इसलिए गलत है क्योंकि 2 डजन मॉडिफायर है, मॉडिफायर और नाउन के बीच में प्रिपरेशन नहीं यूज की जाती, मॉडिफायर्स नाउन फ्रेज के पार्ट होते हैं, उनको नाउन्स के साथ लिखना पड़ता है, तो हमें ऑफ हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है, ये सही हो गया। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो क्या हम डजन्स लिख पाएंगे। बेटा नहीं लिख पाओगे, ये लिखा तो था डजन्स, ये गलत नहीं हो गया। मेन वर्ड मैंगोज है ना, मॉडिफायर है डजन, डजन मॉडिफायर है, मेन वर्ड मैंगो, अगर प्लुरल करोगे भी तो मैंगोज को करोगे ना, डजन को थोड़ी कर दोगे मॉडिफायर है, ठीक है। ये आंसर हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसका आंसर ये होगा कि 30 मिलियन मेन वर्ड नहीं, मेन वर्ड पीपल है, तो 30 मिलियन उसका मॉडिफायर है, मॉडिफायर प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। और इसका आंसर समझी में आ गया होगा कि 1000 है, मिलियन है, डजन है, ये मॉडिफायर्स होते हैं, इनको न्यूमरल बनाने के लिए इनके साथ न्यूमेरिक वैल्यूज लिखा करो, ठीक है। और लास्ट में फिर से एक बार वही समझा देता हूं। ये जैसे हमने डजन्स मैंगोज लिखा नहीं, गलत हो गया, ठीक है। 2 डजन्स ऑफ मैंगोज लिखा, ये भी गलत हो गया। लेकिन इन केस अगर ये लिखा होता डजन्स ऑफ मैंगोज तो ये सही हो जाता। डजन्स ऑफ मैंगोज का मतलब हो गया कि मैंगोज का नंबर डजन्स में था, लेकिन हाउ मेनी डजन वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो डजन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप चलो। यू हैव गिवन रॉन्ग रीजन फॉर फोर्थ। पगला है तू। चलो इस पे आ जाओ। वो देखो अभी कह रहा था कि गलत रीजन दिया, अब जब उसको कह दिया पगला है तो कह रहा हाँ अब ठीक है। अब इसका आंसर बताओ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का। 11 वाले 1000 ऑफ रुपीज होगा या 1000 रुपीज होगा। बेटा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज भी लिख सकते हैं, 1000 रुपीज भी लिख सकते हैं, 1000 रुपीज भी लिख सकते हैं। रुपीज, 1000 रुपीज। तुम इतने बद्ध हो तुम लोग, ठीक है। देखो अब ये इतने मूर्ख हैं, इनके हिसाब से अ डजन सिंगुलर है, अब मिलियन भी सिंगुलर है, ठीक है, 100 भी सिंगुलर है,
ठीक है, अब बिलियन भी सिंगुलर है। बेटा एक चीज सीखो, इंग्लिश में बस वन जो होता है ना वही होता है सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल होता है, समझे? ये मल्टीपल सिंगुलर कहां से बना लिए, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, कितना होता है पता नहीं, देख लेना। बेटा वन सिंगुलर होता है, वन डजन है, वन मिलियन है, ये सब प्लूरल होते हैं। तो आंसर बताया फर्स्ट क्वेश्चन का, दे हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 1.5 ईयर। बढ़िया। 8 बजे मोदी जी आएंगे, मैंने कहा था, मैंने बैच की पहली क्लास में कहा था कि पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी बात तब तक नहीं करोगे जब तक मैं ना शुरू करूं, ठीक है? बहुत पीटूंगा, समझा? यहां ध्यान दो बेटा, तुम्हारा ध्यान वहां लगा पड़ा है, मोदी जी पे ध्यान लगा पड़ा है, ठीक? पढ़ोगे बढ़ोगे, नौकरी पाओगे, कुछ देश दुनिया के काम आओगे, यही देश सेवा है, समझे? मोदी जी का तो बाद में भी सुन लेंगे। 30 मिलियंस क्यों नहीं हुआ, धत गधाई हो, पूरे 30 मिलियंस क्यों नहीं हुआ, इतनी देर से समझा रहे हैं तुम, वहीं अभी चिपके पड़े हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, दे हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 1.5 ईयर। एक दो बच्चों ने सही आंसर लिखा है। देखो पहला क्वेश्चन तो है बहुत आसान, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम अपना टाइम लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? हाँ, कि तुम अपने आप टाइम लगा लो, उसको नहीं समझ पाओ वो अलग बात है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन सामने तुम लोगों को दिख रहे हैं ना, इनमें से सबसे आसान क्वेश्चन ही फर्स्ट है, ठीक? अब चलो खैर मैं समझाता हूँ कि फर्स्ट में है क्या। देखो ये हमने लिखा 1.5 ईयर, इसमें मेन वर्ड जो है ना ये ईयर है, मतलब जो फॉर प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट जो है वो है ईयर। हाउ मेनी ईयर बताने के लिए हमने एक मॉडिफायर फ्रेज लिख दी, 1.5। एक ये 1.5 जो है ना ये मॉडिफायर फ्रेज है, मॉडिफाइंग है, जो डिस्क्राइब कर रही है ईयर को, ठीक है? हाँ, अब समझना 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब हुआ ये प्लस ये। भाई एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, कनेक्ट कर देता है, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, जोड़ने का काम करता है। तो 1.5 का मतलब हो गया इतना, ठीक? अब ये जो हमने न्यूमरल लिखा है ना, देखो वन एक नंबर है, हाफ एक नंबर है, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 1.5 इतना, तो ये हो गया मोर देन वन। अब हमें पता है कि वन इज सिंगुलर एंड एनीथिंग विच इज मोर देन वन इज प्लुरल, एक से ज्यादा जो होता है प्लुरल होता है। तो ये जो 1.5 हमने नंबर लिखा ना ये प्लुरल हो गया। अब इसके साथ कोई भी नाउन हम लिखेंगे तो हमें प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ईयर्स, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 1.5 ईयर्स। देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कहानी क्या है। इंग्लिश में हमने पढ़ा है कि जो वन होता है यूनिट फॉर्म होती है वो होती है सिंगुलर। अच्छा मोर देन वन जो होता है वो होता है प्लुरल, ठीक है? एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लुरल है, यही पढ़ा। अब एक से ज्यादा का मतलब दो नहीं होता ना बच्चे, एक से ज्यादा का मतलब सवा एक भी होता है, एक से ज्यादा का मतलब डेढ़ भी होता है, एक से ज्यादा का मतलब ढाई भी होता है, ठीक है? मान लो जैसे हमने लिखा 1.25 मीटर, ठीक है? या हमने लिखा 2.5 मंथ, ठीक है? या हमने लिखा 1.17, 1.17 या 13 टन। तो देखो ये जो मीटर है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मंथ भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है टाइम की, वो डिस्टेंस की और ये वेट की, ठीक है? अब इनके साथ जो हमने डिटर्मिनेंट लिखा है 1.25 ये एक से ज्यादा है, ठीक है? तो इसको हमें प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा मीटर्स। 2.5 ये भी ज्यादा है एक से, तो ये भी प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा मंथ्स। 1.13 ये भी मोर देन वन है, तो इसको भी प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा टन्स। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि वट एवर इज मोर देन वन इज प्लुरल, जो भी एक से ज्यादा है वो प्लुरल है, तो उसको हमें प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक चीज है। अब बेटा विक्रम सिंह तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा धीरे रखो। अब यहां पे हमने इतनी देर में क्या सीखा कि वन इज सिंगुलर एंड मोर देन वन इज प्लुरल, एक सिंगुलर है और एक से ज्यादा प्लुरल है। अब एक दूसरी कहानी, मान लो कुछ ऐसा हो जो लेस देन वन हो, मान लो 0.75 हो, ठीक है? अब क्या करोगे, ये ना तो वन है ना मोर देन वन है,
या मान लो कुछ ऐसा जो जीरो, अब इसका क्या करोगे भाई, वन जो है वो सिंगुलर हो गया, मोर देन वन जो है वो प्लुरल हो गया। लेकिन अब अगर मान लो कोई ऐसा नंबर हो जो लेस देन वन हो, वन से कम हो, 0.75 है, हाफ है, ठीक है, या जीरो है ही नहीं, जीरो है, ठीक है, अब क्या करोगे, तो ये भी सिंगुलर होते हैं बच्चे, ठीक है। तो हाफ को सिंगुलर की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, क्वार्टर को भी सिंगुलर की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। ये जैसे हमने लिखा ना 1 and a quarter मीटर्स, इसको जब हम देखेंगे ना, देखो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 and a quarter मीटर्स, ठीक है। तो जो वन है और जो क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब होता है लेस देन वन, तो लेस देन वन भी सिंगुलर ही होता है। तो उसके अब हमने क्या पढ़ा, कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल होगा वो बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख पाएंगे, तो हमने इसके हाथ में ए लिख दिया, अब क्वार्टर। आई बात समझ में? तो बच्चा जो बार बार पूछ रहा है हाफ से पहले ये क्यों, हाफ से पहले ये क्यों, अरे पगले, जो लेस देन वन होता है वो भी काउंटेबल ही होता है, वो भी मतलब सिंगुलर होता है। और एनी नाउन विच इज काउंटेबल एंड सिंगुलर, ठीक है, कांट बी यूज्ड विदाउट अ डिटर्मिनर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम कल से पढ़ रहे हैं बार बार, ठीक है। खैर चलो, अब जब ये बातें सारी तुम्हें समझ में आ गई हैं, तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। 1.5 years, यह है आंसर। लेकिन अब एक दूसरी चीज भी समझ लो लगे हाथ, जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो इसको एक और तरीके से भी समझ लो। ये जो 1.5 years हमने लिखा है ना, 1.5 years, इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 years, मतलब इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चाहे हम इसे ऐसे लिख दें 1.5 years, और चाहे हम इसको ऐसे लिख दें 1.5 year। दोनों का मीनिंग सेम होगा, 18 months। दोनों का ही मतलब सेम होगा, 18 months, ठीक है। 1.5 years, 1.5 years। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये मैं तुम्हें समझा देता हूं हमने क्या क्या, ठीक है। ये जो वन है और हाफ है, ये डिटर्मिनर्स हैं, हमने इनको एंड से जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नाउन लिखा। अब वो जो नाउन हमने लिखा है वो हमने लिखा 1.5 के साथ में, जिसकी वैल्यू है इतनी, तो ये मोर देन वन हो गया। तो मोर देन वन हो जाने की वजह से हमने इसको प्लुरल फॉर्म में लिखा ईयर्स। डन। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ देखो क्या कहानी है। यहाँ हमने लिखा 1.5 years। यहाँ पे जो हमने नाउन था ना, वो पहले वाले डिटर्मिनर के साथ लिख दिया जिसकी वैल्यू है सिंगुलर, ठीक है। बाद वाले नाउन के साथ लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड हो गया। चाहो तो अपना लिख सकते हो 1.5 year, ठीक है, लेकिन नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, वो ईयर पहले लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि हाफ का नाउन ईयर है, ठीक। तो यहाँ पे हमने नाउन को पहले वाले डिटर्मिनर के साथ में लिख दिया, बाद वाले डिटर्मिनर के साथ लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड हो गया। तो अगर हम दोनों डिटर्मिनर्स को पहले जोड़ लेंगे, वन और हाफ को, तो उनकी वैल्यू प्लुरल हो जाएगी, तो हम नाउन को प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे। नहीं तो अगर हम नाउन को पहले वाले डिटर्मिनर के साथ लिख दें, बाद वाले के साथ में अंडरस्टूड रहने दें, तो भी सही हो जाएगा। तो मतलब हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको वन, ठीक है, एंड 3 quarters, बिल्कुल बच्चे, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बताओ तो देखो कुछ समझ में आया तुम लोगों को तो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बताओ। वन एंड 3 quarters बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। पौने दो को ऐसे लिखा जाएगा ना। नेक्स्ट का आंसर बताओ। आंसर बता दो। हाँ 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 हाँ। हम्म। बद दो तुम लोग, ठीक है। देखो यहां पे समझना, कैसे तुम्हें मैं दो तरीके से समझाता हूँ। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे चाहूंगा तुम्हारे साथ यूज कर लूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, तुम शायद इसे जल्दी आंसर समझ जाओगे।
दीज ऑल मैंगोज आर राइप। जो बच्चे प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं प्रीवियस की बुक्स में वो समझ चुके होंगे, और बाकियों को मैं बता देता हूँ। ये सीजीएल मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन एयर के पार्ट में आया था, ठीक है। दीज ऑल मैंगोज आर राइप। एक बार इसका आंसर बताएं अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा हो। बच्चे हाँ, उसका आंसर मैं बता देता हूं अभी। पहले एक बार तुम लोग इसका आंसर बताओ, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। दीज ऑल मैंगोज आर राइप, ठीक है। इस सीजीएल के मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट पे आप ढूंढोगे तो सेम क्वेश्चन एज इट इज टाइप करोगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। हाँ, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। इज नहीं बेटा, आर आएगा, क्योंकि मैंगोज नाउन प्लूरल है, मूर्खता कम दो। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, इसको दो तरीके से मैं समझा देता हूं। मान लो दीज मैंगोज लिखा हुआ है, एक नाउन फ्रेज लिखिए दीज मैंगोज, और एक लिखिए ऑल मैंगोज। तो अगर हम लिखेंगे ऑल मैंगोज तो इसका मतलब मैंगोज हमारे लिए पहले से ही डेफिनिट है। अगर हम ऑल मैंगोज लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता है कि विच मैंगोज, ठीक है। तो अब हमें किसी और डिटर्मिनर के लिखने के, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। मान लो अगर हम इसके लिए दीज वीज लिखे ना तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम ऑल मैंगोज लिख रहे हैं तो वो पहले से अंडरस्टूड है विच ऑल मैंगोज, तो अब बाद में दीज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे दीज मैंगोज हमने पहले से लिख रखा है तो इससे ये नहीं पता चलता कि वो जो मैंगोज हैं वो पूरे रेफर करने हैं कि उनमें से आधे को रेफर करना है। तो हम इसके साथ में ऑल लिख देंगे। मतलब ऑल जो है वो दीज मैंगोज को मॉडिफाई कर सकता है, दीज जो है वो ऑल मैंगोज को मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम ऑल मैंगोज कहेंगे तो हमारे लिसनर को और हमें पता होगा कि विच ऑल मैंगोज, कौन से ऑल मैंगोज। तो फिर उसके लिए अब दीज की जरूरत नहीं, वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम दीज मैंगोज लिख रहे हैं तो दीज मैंगोज से हमें बस ये पता चल जाता है विच मैंगोज, ये नहीं पता चलता कि हाउ मेनी मैंगोज। तो वो बताने के लिए हम अलग से ऑल का यूज कर लेंगे, ऑल दीज मैंगोज, ठीक है। तो दीज मैंगोज को ऑल डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑल मैंगोज को दीज डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से तुम्हें समझा देता हूं कि जैसे बोथ है, हाफ है और ऑल है। ये जो तीनों वर्ड्स होते हैं ना, ये वैसे तो प्रोनाउन भी होते हैं और ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं। हाफ, बोथ, ऑल जो है ना, अगर हम इनको ऑफ के साथ लिखें, जैसे एक बच्चा इसमें कमेंट करके लिख रहा है, ठीक है। अगर हम इन्हें वैसे लिखें, जैसे अगर हम ऐसे लिखें ऑल ऑफ दिस मैंगोज, तो ये जो ऑल होगा ना इसे हम कहेंगे प्रोनाउन, ठीक। ऑल मैंगोज लिख रहे हैं तो ये इसे हम कहेंगे डिटर्मिनर, ठीक। तो ये जो बोथ है, ऑल है और हाफ है, इनको जब भी हम यूज करते हैं तो हमेशा नाउन फ्रेज में सबसे पहले यूज करते हैं। सबसे पहले यूज करने का मतलब ये होता है कि अगर उस नाउन के लिए हम कोई और डिटर्मिनर भी यूज कर रहे हैं तो वो डिटर्मिनर नाउन के साथ लिखा जाएगा और ये दूर लिखे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो सीजीएल के पेपर में है, इसका आंसर ये है, ऑल दिस मैंगोज आर राइप। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूं इसी तरीके से, देखो इसका आंसर बताना। द बॉय रेज्ड हिज बोथ हैंड्स। बिल्कुल बच्चे, आंसर सतीश कुमार, अब तुम सही बता रहे हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और लिख के इसका जरा आंसर बता दो। द बॉय रेज्ड हिज बोथ हैंड्स, ठीक है। हाँ, इसका आंसर हो गया बोथ हिज हैंड्स। तो जो बोथ है, ऑल है और हाफ है, ये हमेशा किसी नाउन के नंबर को या उसकी क्वांटिटी को रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं, डिटरमिन करने के लिए लिखे जाते हैं। और इनको उस सीक्वेंस में सबसे पहले लिखा करो, नाउन सीक्वेंस में इनको सबसे पहले लिखा करो, ठीक है। डन, बोथ हिज हैंड्स आ गया। चलो, अब यहां आ जाओ, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, दे स्टेड देयर फॉर अ हाफ मंथ, इसको हमें लिखना है ऐसे, दे स्टेड देयर फॉर हाफ अ मंथ। ये हमारा आंसर है, दे स्टेड देयर फॉर हाफ अ मंथ, ठीक है। चलो, अब एक बात मैं और समझा देता हूं, देखो ऐसे समझना। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, देखो इसका आंसर तो यही हो गया। फिर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर
1.5 वीक, इसका भी आंसर बताओ। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 1.5 वीक। ये सारे पेपर में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इनको अपना याद रखना, रिवीजन करना अच्छे से। अब इसका आंसर बताओ। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 1.5 वीक। अब देखो यहां पे समझना, पहली बात तो हाफ और 1.5 ये दो अलग अलग डिटर्मिनर हैं। हाफ की वैल्यू होती है ये, 1.5 की वैल्यू होती है ये। तो पहले तो ये समझ लो कि ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखो क्या है कि जब हम 1.5 को एंड मतलब एंड से प्लुरल कर देंगे, 1.5 को एंड से जोड़ देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लुरल हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। तो हमें नाउन को प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा वीक्स। अभी यही पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। जैसे वीक्स लिखोगे वैसे ही जान जाओगे आर्टिकल ए गलत है, क्योंकि वीक्स नाउन प्लुरल हो गया। अब प्लुरल नाउन के साथ ए एन आर्टिकल आते नहीं, तो इसको लिखो हाफ के साथ। तो ये और ध्यान देना है कि हाफ, मैंने बताया हाफ, ऑल और बोथ को हम नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन हाफ और 1.5 में डिफरेंस है, हाफ 2.5 में डिफरेंस है। भाई हाफ होता है इतना, ठीक है, 2.5 होता है इतना, 3.5 होता है इतना, 4.5 होता है इतना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरीके की बातों का कि हाफ को यूज करना है नाउन फ्रेज से सबसे पहले, 1.5 को नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये अपनी ध्यान ही रखना कि भाई 1 और हाफ को जब एंड से जोड़ दोगे तो ये नंबर प्लुरल बन जाएगा, तो इसके साथ जो भी नाउन लिखोगे वो प्लुरल फॉर्म में लिखोगे। तो जब नाउन प्लुरल फॉर्म में लिखोगे तो ए एन आर्टिकल तो उसका वैसे नहीं आ सकता, तो उन्हें पहले लिख देना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं फोर्थ नहीं, थर्ड, थर्ड का आंसर बताओ बच्चा। थर्ड का आंसर बताओ। द बेनेवोलेंट मिलेनियर हैज डोनेटेड द हाफ मनी टू एन एनजीओ। हाँ बच्चे बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, फॉर 1 वीक एंड अ हाफ। हाफ अ मनी, बेटा हमने कल पढ़ा था कि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ में एन आर्टिकल नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे हमने लिख दिया द हाफ मनी, ठीक है। तो पहली बात तो मनी नाउन अनकाउंटेबल है, ये तो भूल ही जाओ लिखना। दूसरी बात, ये जो हमने द लिखा है ना, ये हम नाउन के साथ तब लिखते हैं किसी, जब वो नाउन डेफिनेट हो जाए, मतलब जब हम उसको डिफाइन कर लें विच वन। तो अगर हमने द हाफ मनी लिखा है ना, तो इसका मतलब हमने मनी के हाफ को डिफाइन कर लिया। लेकिन अब अपने आप सोचो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो किसी पर्सन के पास में 20,000 रुपए हैं और उसने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो अब हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि विच हाफ, कौन से 10,000 रुपए, क्योंकि जो मनी होती है ना वो मास फॉर्म में होती है, उसके कोई डेडिकेटेड मतलब पार्ट्स नहीं होते जो हम बता लेंगे यहां से लेकर यहां तक हाफ या इसके बाद का हाफ, ठीक है। तो उसके हाफ डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो जब डिस्टिंक्ट हाफ होते नहीं है तो हम हाफ को डिफाइन तो कर नहीं सकते विच हाफ, तो ये द हटा लो। देखो जैसे मनी है, लैंड है, फूड है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट अभी बताता हूँ तुम लोगों को। अब जैसे हमने लिखा मनी, लैंड, फूड एटसेट्रा, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, ये चूंकि सेग्रीगेटेड इनके पार्ट नहीं होते हैं, मतलब इनका हाफ डिस्टिंक्ट नहीं होता कि कहां से लेकर कहां तक, तो हम हाफ को डिफाइन नहीं कर सकते भाई। जब हमें पता ही नहीं कि हाफ है कहां से लेकर कहां तक, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इनके साथ में द आर्टिकल में लिखा करो।
हालांकि अब एक दूसरी चीज है, हम हाफ को तो डिफाइन नहीं कर सकते विच हाफ, लेकिन मनी को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो किसी पर्सन को हमने पैसे दिए या उसकी जो अपनी इनकम है उसमें से आधे उसने खर्च कर लिए, तो हम मनी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मान लो मनी को डिफाइन करके लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, हाफ ऑफ द मनी। फिर चाहो इस ऑफ को ड्रॉप भी कर सकते हो, कई बार लोग होता है ऑफ का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे ऑफ ऑफ को हटा देते हैं, ठीक है। मतलब चाहो अपना लिख दो, चाहो तो नहीं लिखो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द मनी, लेकिन द हाफ मनी नहीं लिख सकते। द हाफ मनी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम हाफ को डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन मनी को डिफाइन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज देखो, एक और समझाता हूं यहाँ पे। अब मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, और वी डिड नॉट लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। वी डिड नॉट लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, ठीक है। बेनेवलेंट का मतलब बच्चे परोपकारी होता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला, दूसरों पे दया करने वाला, ठीक है। अब हमने लिखा वी डिड नॉट लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। तो अब देखो मूवी जो होती है ना, इसके हाफ डिस्टिंक्ट होते हैं भैया, एक इंटरवल से पहले हो गया हाफ और एक इंटरवल के बाद हो गया। तो मूवी के हाफ को तो हम डिफाइन कर सकते हैं, विच हाफ, पहले वाला या बाद वाला। तो ये जो हमने द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी लिखा ना, ये लो सही भी हो गया। तो मतलब जिन, जैसे क्लास होती है, मान लो 3 घंटे की क्लास है तो बीच में उसका एक ब्रेक है, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ हो गया। तो जहां पे डिफाइन कर सकते हैं हाफ को, वहां तो द लिख लेना, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में तो हाफ होता ही नहीं, उसके डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं होते, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो उसके साथ में मत लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर से बता रहा हूं, मनी को डिफाइन कर सकते हैं, हाफ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर मनी को डिफाइन करना हो तो ऐसे लिख देना, हाफ ऑफ द मनी, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3/4 ऑफ द सिलेबस इज स्टिल इनकम्प्लीट। एक काम करते हैं, मैं फोर्थ क्वेश्चन पे बाद में लाता हूं तुम लोगों को। दो क्वेश्चन अपने पास से लिख रहा हूं, जरा एक बार तुम लोग इनके आंसर बताना, या चलो छोड़ो बाद में पूछ लूंगा। फोर्थ का आंसर बताओ। फोर्थ भी डिस्कस हो जाएगा, फिर एक साथ ही एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उस पर भी बेस्ट पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैं भी पूछ लूंगा, ठीक है। बेटा द फर्स्ट जो होता है ना वो न्यूमरल होता है। द जो है वो फर्स्ट के साथ में लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मतलब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इनके साथ द लिखा जाता है। हरिओम। हाफ अ मंथ बिल्कुल हो सकता है बच्चे, 3/4, ठीक है, बढ़िया। हाफ ऑफ द मनी नहीं लिख सकते बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखा जाता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एन आर्टिकल नहीं लिखे जाते। अगर हाफ ऑफ द मनी लिख रहे हो तो इसका मतलब हाफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी को, मनी अनकाउंटेबल है। 3/4 ऑफ मूवी, 3/4, देखो मैं समझा देता हूँ। मूवी कहाँ लिखा पगले, इसमें, यहाँ सिलेबस लिखा, तेरे को मूवी पड़ी है, हाँ? यहाँ देखो, पहले तो एक चीज समझना छोटी सी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मिली और किलो, जैसे मिलीमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह, तो इनकी वैल्यूज तो पता ही होंगी, बाकी मैं समझा देता हूं। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ ठीक है। किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। मिली का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 1000। किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये पता है सबको, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जैसे हम जो डेसिमल सिस्टम में राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को, वंस में, टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, ठीक है, ऐसे यहां पे टेंथ्स भी होते हैं, पार्ट, पार्ट फ्रैक्शन, हंड्रेड्स भी होते हैं और थाउजेंड्स भी होते हैं। अब एक क्या है थाउजेंड वगैरह, ये देखो मैं समझा देता हूं। जैसे ये 10 है और ये 10th है, ये 5 है और ये 5th है, ये 4 है और ये 4th है,
ये 6 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 7 है, ये 9 है और ये 9 है। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हमने फोर्थ लिखा ना, फोर्थ का मतलब पता है क्या? फोर्थ का मतलब है 1/4 भाई, जैसे ये 4 है और ये फोर्थ है। अब देखो, मान लो कोई एक टोटल अमाउंट है, एक टोटल नंबर है, कुछ भी मान लो ये 40 लोग हैं, या मान लो ये 40 लीटर पानी है, कुछ भी मान लो, और हमने इसके अ, हिस्से कर दिए कुछ, मतलब मान लो हमने इसके इक्वल पार्ट्स कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिया। ठीक है, 40 नहीं 30 मान लो। अब हर एक पार्ट एक थर्ड हो गया। ठीक है, तो एक थर्ड ये हो गया, एक थर्ड ये हो गया, एक थर्ड ये हो गया, मतलब और तीनों को मिलके एक टोटल कंप्लीट होल क्रिएट हो गया। ठीक, अब होगा क्या, ये जो 1/3 पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं थर्ड। थर्ड का मतलब 1/3। अब ये 3 ऐसे पार्ट हो गए 1/3 के, तो ये 3/3 हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब मान लो अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करें और किसी एक पर्सन को इनमें से 2 हिस्से मिल जाएं, तो उसको मिले 2/3। अगर हम ऐसे लिख दें 2/3, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि जैसे अगर हम 2 ट्री लिखेंगे गलत हो जाएगा, ट्रीज लिखना पड़ेगा भाई, 2 नंबर प्लूरल होता है ना, तो नॉन प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वैसे हमें इसको लिखना पड़ेगा 2/3। अच्छा, जो बचा रह गया वो क्या है? बचा रह गया 1/3। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला? थर्ड का मतलब 1/3 होता है, तो 2/3 का मतलब हो गया 2/3। 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 का मतलब हो गया 1/3। तो ये हमें ऐसे लिखना है। अब जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं यहां पर वो ये है कि अगर हम कभी किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखें और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लुरल हो, तो उसको प्लुरल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये 2/3 है और ये 1/3 है, ये 3/4 है। ठीक है, ये 1/4 है, ये 3/5 है, ये 1/5 है, ये 9/10 है, ये 1/10 है। तो अगर किसी फ्रैक्शन को हम वर्ड्स में लिखें और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लुरल हो, ठीक है, तो उसको वर्ड्स में जब लिखोगे तो प्लुरल फॉर्म में लिखना, तो ये है। तो जैसे हमने ये 3/4 लिखा ना, ये हमने गलत लिख रखा है, क्योंकि अगर 3/4 हो जाएंगे ना, तो 3 का मतलब है मोर देन 1, तो हमें इसको प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा फोर्स। तो अगर हम कभी किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखें और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर समझते हो हिंदी में न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? अंश। ठीक है, जैसे हमने 3/5 लिखा, तो इसमें 5 जो है ये डिनोमिनेटर है, और जो दिमाग से निकल गया, अभी मैं क्या कह रहा था, न्यूमरेटर। ठीक है, अब इसको हिंदी में कहते हैं अंश, और इसको कहते हैं हर, ये कहते हैं शायद। ठीक है, तो अगर हम कभी किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखें और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लुरल हो, तो उसको वर्ड्स में प्लुरल फॉर्म में लिखना। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सिंगुलर हो तो सिंगुलर फॉर्म में लिखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हालांकि इस क्वेश्चन फोर्थ को भी हम थोड़ा सा और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अ, चलो अच्छा, मैं फोर्थ हो गया। एक क्वेश्चन और लिखता हूं तुम लोगों के लिए, अपने आप सही करके इससे मुझे आंसर बताना। दे हैव they have finished they have finished 2/5 work with our help। ठीक है, इसका लो आंसर बताओ। दे हैव फिनिश्ड 2/5 वर्क्स। एक मिनट तो ज्यादा गलत हो गया, छोड़ो। दे हैव फिनिश्ड 2/5 वर्क विद आवर हेल्प। चलो आंसर बताओ। ये क्वेश्चन हमने लिखा सामने, इसका आंसर बताओ एक बार। बेटा कोई नहीं, दोबारा देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो कोई बात नहीं।
चलो भाई आंसर बताओ। डन। बढ़िया आंसर बता रहे हो तुम लोग। अब देखो मैं समझाता हूं इसमें है क्या। जैसे हमने हैव फिनिश्ड वर्ब लिखी है, दे हैव फिनिश्ड, व्हाट हैव दे फिनिश्ड, वर्क। तो वर्क हो गया हमारा मेन नाउन ऑब्जेक्ट। हाउ मच वर्क ये बताने के लिए हमने लिख दिया टू फिफ्थ। तो ये जो टू फिफ्थ फ्रेज हमने लिखी ना, ये मेन वर्ड नहीं है, ये है मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर है तो हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब लिखो इसे टू फिफ्थ, टू फिफ्थ वर्क। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड टू फिफ्थ वर्क विद आर हेल्प, ऐसे लिखो। अब फिर से मैं देखो एक बार समझा देता हूं। यहां पे टू फिफ्थ मॉडिफायर है, मेन वर्ड है वर्क, और इसको मॉडिफाई कर रहा है तो हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक। अच्छा, अगर फिफ्थ लिखना है तो फिर इसे ऐसे लिखो, टू फिफ्थ ऑफ द वर्क। तो ये और ध्यान रखना कि हमने कहा कि भाई अगर हम किसी फ्रैक्शन को अगर हम किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है, और उसका न्यूमरेटर प्लुरल होगा तो हम इसे प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हम उस फ्रैक्शन को मॉडिफायर बना के किसी नाउन के साथ लिख देंगे तो फिर प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना। नाउन मॉडिफायर्स प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है, उसी को हम घुमा घुमा के अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स के साथ में समझ रहे हैं कि किस किस टाइप के एग्जांपल पेपर में आते हैं। ठीक है, तो नाउन मॉडिफायर्स को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। अभी जो बात मैंने तुम्हें समझाई है, इस पे बेस मुझे एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है जो कभी एफसीआई के पेपर में आया। क्वेश्चन देखो क्या है। एक क्वेश्चन तो ये है, माय अंकल owns 50 acre of wetland। ठीक है, दूसरा है, ये पेपर में आया जो मैंने पहले लिख दिया। अब एक मैं इसी को अपनी तरफ से लिख देता हूं थोड़ा चेंज करके, माय अंकल owns 50 acres wetland। चलो ये दोनों ए और बी क्वेश्चन देखो और बताओ सही है या गलत है, और अगर इनमें कुछ गलत हो तो कैसे सही कर सकते हैं। सही है, बढ़िया। देखो, अब जैसे मैं, हालांकि आंसर तुम लोगों के सही है, ज्यादातर के आंसर सही है, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यहां पे वर्ब है ओन्स, ठीक है, और प्रीपोजिशन है ऑफ। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेटलैंड, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट है एकड़। एकड़ पता ही होगा तुम्हें, यूनिट ऑफ एरिया होती है। तो ये एकड़ जो है ना, ये एक नाउन है, इसको हमने इस ओन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ये यूनिट ऑफ एरिया होती है, मतलब एरिया की यूनिट होती है एकड़। और ऐसी टोटल 50 यूनिट्स हैं, तो अगर 50 यूनिट है तो इसका मतलब ये मोर देन वन हो गया, मोर देन वन हो गया तो ये प्लुरल हो गया, तो इसको प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा एकर्स। माय अंकल ओन्स 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड, ये आंसर हो गया। अच्छा यहां आते हैं, यहां देखें तो प्रेपोजिशन है ही नहीं, यहां पे केवल वर्ब है ओन्स, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वेटलैंड। माय अंकल ओन्स वेटलैंड। हाउ मच वेटलैंड ये बताने के लिए हमने 50 एकड़ को मॉडिफायर बना के लिख दिया। अभी जो 50 एकड़ हमने लिखा ना, वेटलैंड का मॉडिफायर है। अभी चूंकि इसका मॉडिफायर है तो हमें पता है कि मॉडिफायर तो प्लुरल फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, तो इसको एकड़ लिख दो। 50 एकड़ वेटलैंड, तो मेन नाउन वेटलैंड हो गया, 50 एकड़ उसका मॉडिफायर हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो यहां से हमने ये सीखा कि नाउन मॉडिफायर्स कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखने हैं। अगर हमें किसी न्यूमरेटर को वर्ड्स में लिखना है और उस न्यूमरेटर का प्लुरल, मतलब न्यूमरेटर प्लुरल है, तो हम उस न्यूमरेटर को वर्ड्स में जब लिखेंगे तो प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ बच्चों को।
लास्ट क्लास देख में नहीं पाए? अब तो बच्चे वो आपके पास्ट क्लासेस में चली जाती है ना। देखो, जो लाइव क्लास होती है, जब ये ओवर आपकी खत्म हो जाती है ना लाइव क्लास, तो ये आपके पास्ट क्लासेस में चली जाती है। आप पास्ट क्लासेस में जाके इसे देख सकते हो। ठीक है, आपके कोर्स में होगा ना पास्ट क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस। तो ये जो लाइव क्लास खत्म हो जाती है ना, ये आपके पास्ट क्लासेस में चली जाती है, वहां से जाके देख सकते हो। चलो, आंसर ज्यादा तुम लोगों ने गेस कर लिया। अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें, इसका आंसर समझा देता हूं थोड़ा सा, ऐसे समझना। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स डैश absent। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, हाफ ऑफ द क्लास डैश absent। ठीक है, तीसरा हमने लिखा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश absent। फोर्थ हमने लिखा, many of the students डैश absent। ओके, नाउ सी, ये ऑफ प्रिपरेशन है, इसको ऐसा समझना जैसे मैं समझा रहा हूं। ऑफ प्रिपरेशन है और ये स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो नाउन या प्रोनाउन प्रिपरेशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो वर्ब के ना सब्जेक्ट हो सकते हैं ना वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो हम वर्ब लिखेंगे, उस वर्ब का सब्जेक्ट है वन। वन सिंगुलर होता है तो हमने वर्ब लिख दिया सिंगुलर इज। यहां पे सब्जेक्ट है मैनी, मैनी प्लुरल होता है तो हमने यहां पे वर्ब लिख दी आर। ये आंसर हो गया हमारा। चलो, इसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑफ प्रिपरेशन है, द स्टूडेंट्स इज प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। ये ऑफ प्रिपरेशन है, द क्लास इज प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो जाते हैं वर्ड्स, वो ना वर्ब के सब्जेक्ट हो सकते हैं ना वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम वर्ब लिखेंगे, ठीक है, उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा हाफ। तो हाफ के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी है। आंसर बताओ, ए और बी जो क्वेश्चन है इनमें आंसर बताओ क्या लिखें। इज लिखें दोनों में, आर लिखें दोनों में, क्या लिखें? ए और बी दोनों सेंटेंस में क्या लिखें? बेटा मिल जाएगा पास्ट क्लासेस में। ये जैसे कल नाउन लेक्चर 1 था, नाउन लेक्चर 2 था, वो पास्ट क्लासेस में आप एक्सेस करोगे, मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब पता है देखो आंसर क्या है, इसमें आएगा आर और इसमें आएगा इज। अब हमें यह समझना है कि जब दोनों जगह हमारा सब्जेक्ट सेम है, हाफ यहां भी है यहां भी है, तो ये वर्ब क्यों चेंज हो गई? वर्ब तो सेम रहनी चाहिए। असल में वर्ब पता है क्यों चेंज हो गई, ये समझना है। वर्ब इसलिए चेंज हो गई क्योंकि हाफ एक फ्रैक्शन है। ठीक है, वन जो है फ्रैक्शन नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। मैनी भी होल नंबर है, ठीक है, लेकिन हाफ है फ्रैक्शन। अब देखो जैसे वन है, वन हाफ होता है टू का, ठीक है। अच्छा, टू हाफ होता है फोर का, फोर हाफ होता है एट का, एट हाफ होता है 16 का, मतलब ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वन का हाफ हो गया 0.5, उसका हाफ हो गया 0.25, उसका हाफ हो गया 0.625। बात समझ में आ रही है? तो जो वन है वो खुद एक हाफ है, टू का टू भी हाफ है फोर का, ठीक है। अच्छा, जो वन है उसका हाफ है 0.5 और 0.5 का हाफ है 0.25, उसका हाफ है 0.625। इतने होगा ना, चलो वो देख लेना अपना। तो ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कि जो हाफ है वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है। वो वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। तो हाफ का अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, हाफ एक्चुअली एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होने की वजह से इसका नंबर जो होता है सिंगुलर या प्लुरल, वो फिक्स या डेफिनेट नहीं होता, वो वेरी करता रहता है टोटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, 1 to 5 हो गया, 0.125 होता है, हाँ सही हो जाए। फिर उसका हो जाएगा 6 to 5, हाँ सही है। तो हाफ जो है ना बच्चे, ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसका अपना कोई डेफिनेट सिंगुलर या प्लुरल नंबर नहीं होता, जैसे वन और मैनी का होता है। मैनी डेफिनेट है, प्लुरल वन डेफिनेट है, सिंगुलर। लेकिन हाफ डेफिनेट नहीं हो सकता, इसका नंबर वेरी करता रहता है। वेरी किसके अकॉर्डिंग?
वेरी इसके टोटल के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इसका टोटल सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, अगर इसका टोटल प्लूरल है तो ये प्लूरल है। अब यहाँ पे हाफ का टोटल है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, तो हाफ भी प्लूरल हो गया और हमने वर्ब लिख दी आर। यहाँ पे हाफ का टोटल है क्लास, क्लास सिंगुलर नाउन है तो ये भी सिंगुलर हो गया और हमने वर्ब लिख दी इज। ये कहानी है। एक और एग्जांपल से समझना, जैसे हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, अलॉट ऑफ है, ठीक है, वन थर्ड ऑफ है, टू फिफ्थ ऑफ है, अब प्लेंटी ऑफ है, ठीक है, 10% ऑफ है, एटसेट्रा। ये सब फ्रैक्शंस हैं बच्चे, ये सब फ्रैक्शंस हैं। ठीक है बच्चे, जैसे हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, लॉट ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, टू फिफ्थ ऑफ है, अ प्लेंटी ऑफ है, 10% ऑफ है, एटसेट्रा। ये सब फ्रैक्शंस हैं, तो इनका अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इनका नंबर वेरी करता रहता है इनके टोटल के अकॉर्डिंग। अगर इनका टोटल प्लूरल होगा तो ये प्लूरल है, अगर इनका टोटल सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर है। तो इनके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लिख सकते, वर्ब डिपेंड करेगी टोटल पे। ठीक है, क्योंकि उसी से इनका नंबर डिसाइड होगा। अब प्लेंटी ऑफ, हाँ लिख दिया ना बच्चा, ये लिखा प्लेंटी ऑफ। अब यहां देखो, ये जो हमने थ्री फोर्स लिखा था ना, इसको हमने प्लूरल फॉर्म में फोर्स लिखा था, लेकिन ये फ्रैक्शन है और इसका टोटल है सिलेबस जो कि सिंगुलर नाउन है, तो हमने फोर्स को सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमने वन थर्ड लिखा ना, इसका टोटल है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो वन थर्ड भी प्लूरल हो गया और हमने वर्ब लिखनी पड़ेगी यहाँ पे हैव। ये आंसर है। हाँ, तो इसको लिखना पड़ेगा वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका ध्यान रखना, ये जो फ्रैक्शंस होती हैं इनका अपना कोई डेफिनेट सिंगुलर या प्लूरल नंबर नहीं होता, इनका नंबर वेरी करता रहता है इनके टोटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इनका टोटल सिंगुलर तो ये सिंगुलर, अगर इनका टोटल प्लूरल तो ये प्लूरल। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, उससे बात समझना। देखो, जैसे हमने लिखा थ्री फिफ्थ ऑफ द क्वेश्चंस इज या आर इजी। ठीक है, दूसरा थ्री फिफ्थ ऑफ द फूड इज आर रेडी। चलो, अब इनके एक बार आंसर बताओ, किस में इज लिखें किस में आर लिखें? बिल्कुल बच्चे, फ्रिक्शन नहीं फ्रैक्शन। फ्रिक्शन तो होता है घर्षण, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट। ठीक है, आ गया समझ में? चलो बढ़िया। अब देखो, यहां पर भी हमने थ्री फोर्स लिखा है, यहां पर भी थ्री फोर्स लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि थ्री फोर्स फ्रैक्शन है, इसका अपना कोई डेफिनेट सिंगुलर प्लूरल नंबर होता नहीं है, तो इनका नंबर डिसाइड होगा टोटल से। अब यहाँ पे टोटल है क्वेश्चन, क्वेश्चन से प्लूरल, तो थ्री फिफ्थ प्लूरल हो गया, तो आर सही हो गया, इस गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे थ्री फिफ्थ के बाद हमने लिखा था फूड, फूड अनकाउंटेबल है तो थ्री फिफ्थ भी अनकाउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल हो जाने की वजह से सिंगुलर रह जाएगा, प्लूरल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इससे हो गया, आर गलत हो गया। तो ये है, दोनों में आर नहीं आएगा पगले, एक में फूड लिखा है, फूड अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो
सेकंड में आएगा 3/5 ऑफ द फूड इज रेडी, और फर्स्ट में आएगा 3/5 ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के साथ जो उनका नंबर होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल नंबर होता है, वो डिपेंड करता है टोटल पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो खैर, एक छोटा सा क्वेश्चन और तुम लोगों से। सम ऑफ गेस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। ठीक है, he has solved most of questions। ठीक है, थर्ड, half of money is missing। देखो, यहां पे हमने सम को सब्जेक्ट बनाया, यहां पर हाफ को सब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मोस्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट तो नहीं बनाया लेकिन ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब ये जो हाफ है, सम है, मोस्ट है, ये ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन होते हैं। सम फ्रैक्शन है, सम का मतलब पार्ट, मोस्ट भी फ्रैक्शन है, हाफ भी फ्रैक्शन है। अब ये बताइए सेंटेंसेस सही है गलत है? ये सेंटेंसेस सही है गलत है, बस ये बता दो, और उसके बाद हम लोग चलें। आज का बस इतना ही। हाँ बढ़िया। मैसेज आ रहे हैं बेटा अभिषेक, मैसेज आ रहे हैं, चिंता मत करो। अब ये सारे गलत हैं। अब यहाँ पे देखो समझना क्या है, जैसे हमने सम को पार्ट है सम किसी चीज का, हम सब्जेक्ट बना दिया। मोस्ट पार्ट है किसी का, ऑब्जेक्ट बना दिया। हाफ पार्ट है किसी का, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सब्जेक्ट बना दिया। अगर हम किसी चीज के पार्ट को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस में यूज करें, तो वो चीज क्या है वो हमेशा हमें डेफिनेट होगी। तो उसके साथ द आर्टिकल लिखा करो। तो इसको लिखो हाफ ऑफ द मनी इज मिसिंग, उसको लिखो ही हैज सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और इसको लिखो सम ऑफ द गेस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। तो यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे सम ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, ऑल ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, ठीक है, वन ऑफ है। मैं एक बार लिख देता हूं, देखो जैसे हमने लिखा वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, वन थर्ड ऑफ, 2/5 ऑफ, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स किसी चीज के पार्ट को या उसके फ्रैक्शन को रेफर करते हैं, अगर हम इनको कभी भी लिखें तो इनके बाद में द आर्टिकल लिखा करो। इनके बाद में द आर्टिकल जरूर लिखा करो। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम किसी चीज के पार्ट को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं, तो वो चीज क्या है वो पहले हमें डेफिनेट होगी, तभी हम उसके पार्ट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख पाएंगे, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं लिख पाएगा। तो ये अपना अलग से ध्यान रखना। नन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द कार्स, मोस्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, नीदर ऑफ द टीम्स, ऐसे। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये सारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से समझा देता हूं। आज की क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी वैसे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से, ठीक। तो इसको अपना बढ़िया से रिवाइज करना। विक्रम बेटा तुम कुट जाओगे मेरे से लग रहा है, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि हाफ के साथ ए तब लिखो जब वो किसी काउंटेबल नाउन का पार्ट हो। मनी अनकाउंटेबल होती है, एक ही बात 4 बार क्यों मेरे से चिल्लवा रहे हो शाम के टाइम, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, अगर हम ये वर्ड्स जो किसी चीज के पार्ट को या उसके फ्रैक्शन को रेफर करते हैं सेंटेंस में यूज करें, तो ऑफ के बाद में जो नाउन लिखते हो वो हमेशा डेफिनेट होता है, तभी हम उसके पार्ट को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। तो उसके साथ में द लिखा करो, ठीक है। अब चलो बढ़िया से अपना रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, कल मिलते हैं, आज के लिए टाइम हो गया। एलीट कोर्स का आएगा आएगा तो बता देंगे, ठीक है।
बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, चलो बढ़िया, मेहनत कर, रिवीजन करते रहना और थोड़ा सा सोचा करो, सोचने की आदत डालो। मैं अगर तुम्हारी सोचने की आदत डलवा पाया तो फिर मुझे पढ़ाना आता है। ठीक है, तो आज के लिए सभी को बाय, थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।